ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 1970 से 1971 की है, जब मेरे पिताजी लगभग 16 से 17 साल के रहे होंगे। मेरे पिताजी के परिवार में मेरे पिताजी थे, दादा थे, दादी थी, 3 बुआ थे और 3 चाचा थे, जिनके साथ वो कानपुर में रहते थे। मेरी सबसे बड़ी बुआ की शादी झांसी में हुई थी। मेरे फूफा जी का टायर बनाने का कारोबार था। अब यहाँ मेरे पिताजी का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, तो उन्होंने फूफा जी के पास जाकर टायर का काम सीखने का मन बनाया। इसी उद्देश्य से वो झांसी चले गए। फूफा जी की शहर के बाहर बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी, जिसमें बड़े पैमाने पर टायर का काम होता था। शहर में उनकी दुकान थी, जहां से फूफा जी कारोबार संभालते थे। पिताजी कभी दिन में दुकान में बैठते थे और कभी फैक्ट्री जाके काम सीखते थे। मेरी बुआ के 2 घर शहर के सिविल लाइंस में मुख्य डाकघर से लगे एक कंपाउंड में थे। एक घर में बुआ, फूफा और पिताजी साथ रहते थे और दूसरे घर में टायर बनाने का काम होता था। डाकघर और कंपाउंड के बीच एक दीवार थी जो दोनों जगह को अलग करती थी। डाकघर में कुआं था जो दीवार से 4-5 कदम की दूरी पर था, और उसी से लगा हुआ था एक पेड़, जिसकी वजह से उतने हिस्से की दीवार टूटी हुई थी। कंपाउंड के कुछ लोग उसी कुएं से पानी भरते थे। पिताजी जब भी दोपहर को खाना खाने घर आते थे तो अक्सर एक औरत को वो कुएं पर कपड़े धोते हुए देखते थे। वो औरत भी पिताजी को देखती थी। इसी तरह काम सीखते सीखते मुझे काफ़ी समय बीत गया, क्योंकि पिताजी बहुत मेहनती थे और काम सीखने की उनमें बहुत लगन थी। और शायद इसी वजह से 2-3 साल में ही वो अपने काम में पारंगत हो गए थे। अब वो घर पर ही छोटे पैमाने पर टायर बनाते थे। फूफा जी उनकी लगन और मेहनत देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनका कारोबार अब और ज़्यादा बढ़ने लगा था। पिताजी भी पूरी कोशिश करते कि उन्हें कोई भी शिकायत का मौका ना दें। एक दिन की बात है, दादी की याद आने पर कुछ दिनों के लिए पिताजी कानपुर आ गए। लगभग 1 हफ्ते के बाद वो घर से वापस लौटकर अपने काम पर लग गए। एक दिन पिताजी अपना काम जल्दी खत्म करके फिल्म देखने के लिए निकल गए। रात के आखिरी शो की टिकट लेकर उन्होंने फिल्म देखी। घर लौटते लौटते काफी रात होने की वजह से उन्होंने टायर बनाने वाले घर पर ही सोने का मन बनाया। पिताजी अभी लेटे ही थे कि अचानक से दीवार में बनी खिड़की के बाहर उन्होंने एक सफेद रंग की गाय को खड़ा देखा। उन्होंने उसे अंदर से ही आवाज देकर भगा दिया और वापस लेट गए। लेकिन उनके मन में ये बात उठने लगी कि कंपाउंड के अंदर आज दिन तक तो कभी कोई जानवर आया नहीं, तो कैसे आज अचानक ये गाय आ गई। कंपाउंड के अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, जिससे इतनी बड़ी और हट्टी कट्टी गाय अंदर बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अभी पिताजी इस बात पर सोच ही रहे थे कि खिड़की के बाहर उसी जगह पर उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को खड़े देखा। पिताजी अचानक से उस औरत को देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि औरत है कौन और रात को ऐसे कैसे खड़ी है। पिताजी अभी ये सोच ही रहे थे कि उस औरत ने पिताजी को बाहर आने का इशारा किया। अब तो पिताजी का डर और ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि औरत कौन है। उन्हें लग रहा था कि ये औरत कोई चोर है या फिर 4 गैंग की कोई सदस्य है, क्योंकि पिताजी भूत प्रेत को नहीं मानते थे, तो इस प्रकार का कोई विचार उनके मन में आया भी नहीं। बस चोरी का डर उनके मन में आ रहा था। वह औरत पिताजी को बाहर आने का इशारा कर रही थी, लेकिन पिताजी अपनी जगह पर लेटे हुए थे। फिर अचानक वो औरत वहां से चली गई, तो पिताजी थोड़े चौकन्ने हो गए और उन्होंने एक सरिया अपने सिरहाने रख लिया। तभी फिर उन्होंने देखा कि वह औरत दरवाजे के पास खड़ी हुई है। पिताजी ने सरिया हाथ में उठा लिया था
उन्हें डर डर था कि कहीं वो औरत हाथ डाल के दरवाजे की कुंडी ना खोल ले, क्योंकि लकड़ी के दरवाजे में काफी जगह थी जिसमें से कोई भी आसानी से अंदर से बंद दरवाजे को खोल सकता था। पिताजी ने बाहर जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो नहीं गए तो औरत अंदर आ जाएगी और पीछे से उसके साथी भी अंदर आ जाएंगे और चोरी करने के लिए उन्हें मार भी सकते हैं। उनका विचार था कि बाहर निकलकर वो शोर मचा के सबको जगा देंगे। ये सोचकर उन्होंने सरिया हाथ में लेकर दरवाजा खोला और देखा वो औरत खड़ी थी। उसने पिताजी को साथ चलने का इशारा किया और आगे बढ़ गई। पिताजी उसके पीछे सरिया लेकर चल दिए। पिताजी समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत कौन है और रात को क्यों और कहां उनको लेकर जा रही है। पिताजी उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो बिना कुछ बोले बस चले जा रही थी। पिताजी को बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा था कि वो उनकी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। जब वो लोग कुएं की टूटी दीवार के पास पहुंचे, तब वह औरत कुएं की तरफ मुड़ी और देखते ही देखते कुआं फाद कर दूसरी तरफ बड़ी मुंडीर पर बैठ गई। जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत कौन है और रात को क्यों और कहां उनको लेकर जा रही है। पिताजी उससे बात कर रहे थे, लेकिन वो बिना कुछ बोले बस चुपचाप चली जा रही थी। पिताजी को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी कि वो उनकी किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है। जब वो लोग कुएं की टूटी दीवार के पास पहुंचे, तब वह औरत कुएं की तरफ मुड़ी और देखते ही देखते कुआं फांद कर उसकी दूसरी तरफ मुंडीर पर खड़ी हो गई। अब तो पिताजी के हैरानी का ठिकाना ना रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई औरत इतना बड़ा कुआं कैसे फांद सकती है, वो भी साड़ी पहनकर। अब तो पिताजी को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये कोई जीवित औरत नहीं बल्कि कोई आत्मा है। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो औरत लगातार पिताजी को कुआं फांदने का इशारा कर रही थी। पिताजी ने अपने बचाव का उपाय निकालते हुए कहा, तुम चलो, मैं डाकघर के गेट से आता हूं अंदर। अगर मेरे जीजा जी ने देखा कि मैं किसी औरत के साथ रात में हूं तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, इसलिए मैं घूम के मेन गेट से आता हूं। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी और बार बार कुआं फांद कर ही आने का इशारा कर रही थी। पिताजी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने कुआं फांदने की कोशिश करी तो वह फांद नहीं पाएंगे और कुएं में गिर जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें मार भी सकती है। पिताजी इसी उलझन में फंसे थे और उसका बदलाव बढ़ता जा रहा था। पिताजी ने आखिर में उससे बोला, चलो चलो थोड़ा साइड तो हो जाओ ताकि मैं फांद सकूं। चलो थोड़ा साइड तो हो जाओ ताकि मैं फांद सकूं। वो थोड़ा साइड हुई और पेड़ की आड़ से पिताजी को दिखाई नहीं दे रही थी। बस उनको मौका मिल गया और उन्होंने एक तेज दौड़ लगाई। वो हमेशा अपने आसपास माचिस रखते थे और उन्होंने सुन रखा था कि भूत प्रेत आग से डरते हैं, इसलिए उन्होंने माचिस जलानी शुरू कर दी। बिना मुड़े वो बस बेतहाशा भागे जा रहे थे और बुआ के घर पहुंचकर उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना चालू करा। जैसे ही फूफा जी ने दरवाजा खोला, वो भाग के अंदर अपने पलंग पर लेट गए। बुआ फूफा ने पूछा, क्या हुआ? तो बस उन्होंने इतना ही बोला कि आगे वाले घर का दरवाजा खुला है, बंद कर दीजिए जाकर, और ये बोल के वो बेहोश हो गए। बुआ ने उन्हें छुआ तो पाया कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। वो बुखार में तप रहे थे।
लगभग 2-3 दिन बाद जब उनकी तबीयत ठीक हुई, तब उन्होंने सारी घटना को याद करने की कोशिश करी कि आखिर वो औरत थी कौन। दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें याद आया कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि वही कुएं पर कपड़े धोने वाली औरत थी, जो पिताजी के एक दोस्त की बहन थी और स्कूल में टीचर थी। क्योंकि वो एक विधवा थी, इसलिए अपने मायके में रहती थी। वैसे कई दिनों से उन्होंने उसको देखा नहीं था और ना ही काफी दिनों से उनकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई थी। उन्होंने अपने दोस्त से मिलने का मन बनाया और उनके घर पहुंचे। वहां जाकर जो उन्हें पता चला, उसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर लौट कर आए तो उन्होंने फूफा के मामा जी को घर पर उनका इंतजार करते पाया। मामा जी पिताजी के साथ ही काम करते थे। पिताजी ने उस रात की सारी बात उन्हें बताई। मामा जी ने उन्हें बताया कि ऐसी भूतिया घटनाएं उनके साथ भी उसी घर में हो चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने वहां सोना छोड़ दिया था। अब तो पिताजी ने निश्चय कर लिया था कि झांसी छोड़कर वापस कानपुर लौट जाएंगे। अपना सामान पैक करते करते वो याद कर रहे थे उस बात को जो उन्हें अपने दोस्त से मिलने पर पता चल गई थी कि टीचर जी ने 15 से 16 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। पिताजी डर के मारे बुरी तरह से कांप रहे थे, क्योंकि जिस रात ये घटना घटी थी उस दिन टीचर जी की 13वीं थी। लोगों की कहानी सुनना आपको भी काफी पसंद है, तो चलिए ये कहानी आज की जो है वो है अनामिका की। हमारी एक सब्सक्राइबर है और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी करती है। तो सबसे पहले तो अनामिका जी, थैंक यू सो मच ये कहानी भेजने के लिए। और अब मैं आपकी कहानी आप ही की आवाज़ में पढ़ूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनामिका है। अक्सर आपने हॉरर कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन सुनना और रियल में उस चीज़ को महसूस करना और देखना, दोनों बातों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये घटना तकरीबन 10 साल पहले की है, जब हम दिल्ली के एक पोश इलाके में रहते थे। हमारे सास और ससुर जी हमसे थोड़ी दूर गांव में रहते थे। हमने एक नया मकान किराए पर लिया था। काफी ज्यादा सुनने में आया था कि वो मकान भूतिया है, उस मकान में आत्माएं भटकती हैं, उस मकान में किसी ने फांसी लगा ली थी, जो अहम बात है। मतलब कि हम एजुकेटेड परिवार से हैं, हमें इन सब बातों पे इतना यकीन नहीं था। वो काफी सालों से बंद पड़ा था। मकान मालिक ने उसमें सफेदी तो करवा दी थी, लेकिन सफाई नहीं करवाई थी। मेरे पति, जो एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब करते थे, उनका वर्क फ्रॉम होम भी होता था। बेटा, जो कि उस समय तकरीबन 1 साल का था, हम दोनों ने मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करी। 6 से 8 इंच तक उसमें मिट्टी चढ़ी हुई थी। सारे घर की सफाई में हमें 2 दिन तक लग गए थे। फिर कहीं जाकर हम उसमें शिफ्ट हुए। मकान काफी बड़ा था और सस्ता था और काफी ज्यादा अच्छे दाम पर मिल गया था। ये सोचकर हमने उसमें सामान रखा, लेकिन पता नहीं था कि वे घर हमारे लिए ठीक नहीं था। अभी कुछ ही दिन बीते थे, लगभग 2 से 3 हफ्ते। मुझे रात को कई बार घर में हलचल सी महसूस होती थी। मेरे पति तो काफी ज्यादा थक जाते थे, इसलिए वो रात को चैन की नींद सोते थे। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई काम नहीं था जो कि मैं थक कर सो जाती। नींद ऐसी थी कि घर में कोई भी हलचल हो जाए तो नींद अपने आप खुल जाती थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात को मेरे पति और मैं आराम से सो रहे थे। मुझे घर में किसी के होने का एहसास हुआ। मुझे कोई परछाई की तरह खिड़की पर नजर आया। हमारा घर चारों तरफ से बंद था। सीढ़ियों में ताला लगा था, बाहर का दरवाजा भी बंद था। हमारा कमरा बड़ा था। पीछे 2 कमरे और भी थे जो खाली पड़े थे। वहां सिर्फ हम दो पति पत्नी रहते थे।
मुझे परछाई का एहसास हुआ। मेरी आंखें खुल गई थी। मैं अपने पति को हाथ मारकर कह रही थी, देखो ना, बाहर कोई है। मेरी बातें सुनकर वो तुरंत उठे और बाहर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो मुझ पर थोड़ा सा चिल्लाए और उसके बाद वो सो गए। दरअसल उनकी गलती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। उनका काम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस वाला है। अब अगले दिन सुबह नहा धोकर मैं रसोई में काम कर रही थी। मैं हलवा बना रही थी। अपनी लाइफ में मैंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं देखी थी जो उस दिन हुई। गैस पर रखा हलवा इतना टाइट हो गया कि वह दांतों से तोड़कर खाना पड़ा। उस घर में हर वक्त कोई ना कोई ऐसा जरूर होता कि यकीन करना मुश्किल होता। उस घर में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी उनकी बाइक में पंचर, रात को वह आती तो ठीक सुबह पंचर मिलता। ये सिलसिला भी कई दिन तक लगातार चलता रहा और हम लोग इस चीज को एक शरारत समझते थे किसी की। हमें लगता था कि कोई हमारे साथ कोई शरारत कर रहा है। फिर एक दिन उनके एक्सीडेंट की खबर आई। हाथों की पूरी खाल उतर गई थी। फिर उनका दोस्त हरी उन्हें छोड़कर गया। कई दिन में वह ठीक हुए, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा था। उनकी नई जॉब लगी, मगर सैलरी तो अकाउंट में आती, मगर बैंक वाले वेरिफिकेशन के कारण उनका एटीएम नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत परेशानी होने लगी। अब मेरे ऊपर चारों तरफ से परेशानी थी। हम तो जैसे किसी परेशानी का शिकार बन गए। दुखों का पहाड़ टूटने लगा और ऊपर से उस घर का माहौल डरावना महसूस होता। आगे का बड़ा कमरा, उसके पीछे 2 कमरे, साइड से गैलरी थी जहां से उन 2 कमरों में जाना होता, और वॉशरूम भी पीछे था। ये सारी की सारी सच्ची घटना है जो मैं आपको इस कहानी में बताने की कोशिश कर रही हूं। एक दिन वो काम पर गए हुए थे। दोपहर का समय था और ठंड का महीना था। यही कोई जनवरी के आसपास की बात है, जब मैं और मेरा बेटा सो रहे थे। सर्दियों में गर्म रजाई हो तो नींद अक्सर आई जाती है। मैं भी चैन से सो रही थी कि अचानक मुझे किसी के चीखने की आवाज आई। मैं पल भर में उठी और वहां पर कोई नहीं था। मैंने उठकर बाहर भी देखा, पर वहां पर भी कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है। मैं फिर जाकर लेट गई। अभी झपकी लगी कि मुझे लगा जैसे मेरी रजाई में किसी के होने का एहसास मुझे हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ मारा तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने अपने बेटे को लेकर छत पर धूप में जा बैठी। कमरे की कुंडी मैंने लगा दी थी। थोड़ी देर बाद मुझे घर के अंदर बर्तन के गिरने की आवाज आई। मैं उठकर नीचे आई तो मैंने देखा कि कांच के गिलास टूट गए थे जो मैंने अलमारी में रखे हुए थे। स्टील के बर्तन भी गिरे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर मेरा सामान गिराया हो। मुझे वो घर बड़ा अजीब लगने लगा और अकेले में थोड़ा डर भी लगने लगा था। मैंने शाम को ही अपने पति से दिन की सारी बातें बताई, लेकिन वह वहम कहकर टालते रहे। एक दिन तो हद ही हो गई। हम दोनों सो रहे थे। अचानक मुझे नींद में एहसास हुआ कि मेरे पैरों की तरफ कोई है। मैंने पैर हटाए। मैं आखिर नींद में थी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब मुझे फिर से हल्की हल्की सरसराहट हुई। जैसा कि मैंने तुम्हें बता रखा है कि मुझे नींद बहुत कम ही आती है और बहुत हल्की है मेरी नींद। मेरी नींद कुछ हद तक खुल चुकी थी। मैंने हल्की हल्की आंखें खोली तो मुझे मेरे पैरों के करीब कोई अंधेरे में, कोई लंबे लंबे बालों में जैसे कोई औरत बैठी हो, ऐसा कुछ दिखा, जो कमरे में अंधेरा होने के कारण मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बाल खुले हुए थे। मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। किसी तरह मैंने आंख मीच कर करवट ली और अपने पति की को हाथ मार कर उठाया, और इस बार तो उन्होंने भी उसे देखा और उन्होंने उठकर तुरंत लाइट जलाई तो वहां पर कोई नहीं था। हम दोनों का बीपी हाई हो गया था।
आखिर उस घर के अंदर सिर्फ हम दोनों ही थे। हमारी आंखों की नींद तो कब की उड़ चुकी थी। हम दोनों ने हल्ला नामा चाहते हुए किसी तरह जाग कर रात काटी और अगले ही दिन वह घर खाली करके दूसरा घर ले लिया। लेकिन उसके बाद मुझे कभी भी इन चीज़ों का एहसास नहीं हुआ।